तो इस लेक्चर में हमें आगे स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन। तो हमने रियल लाइफ में भी कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बकेट का जो बॉटम होता है वो बॉटम अपनी जगह से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो जब भी हम किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उनके जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन थोड़ी सी अलग जगह पे मालूम पड़ती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो आगे या पीछे की तरफ हो गया है। तो उन्हीं सिचुएशंस को हमें यहाँ पर समझना है थ्रू रे डायग्राम्स, थ्रू फार्मूलेस, जो भी हो सकता है उसके थ्रू। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से समझ लें, बार बार उनको पढ़ें और समझें। डेफिनेशंस जो बिल्कुल सबसे पहले लेक्चर में आई होंगी, जैसे इमेज की डेफिनेशन, इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो अब चैप्टर है रिफ्रैक्शन का, इस रिफ्रैक्शन ये एक बड़ा चैप्टर है अपने आप में। रिफ्लेक्शन छोटा था, रिफ्रैक्शन बड़ा है, और इसमें फिर कई सारी चीज़ें आपस में मिक्स होंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, और उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतें आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो डेफिनेशंस को माइंड में नहीं रखते हैं। वो अपनी एक अलग थ्योरी जनरेट करते हैं अपने माइंड के अंदर और वहीं से सोचते हैं। तो आपको हमेशा डेफिनेशंस, योर थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, नॉट योर ऑन इमेजिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन। तो अगर हम जाएं बैकवर्ड, तो इमेज होती क्या है? इमेज होती है कि कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, वो ऑप्टिकल डिवाइस या तो रिफ्लेक्शन करती है या रिफ्रैक्शन करती है। और रिफ्लेक्शन के केसेस अब तक हमने देख रखे हैं। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे प्लेन मिरर था, स्फेरिकल मिरर था, तो उनसे जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज हम लोग ले लेते थे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते थे कि वो उस इमेज फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रेज ली जाएंगी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलेंगे कि वो इमेज है। तो इमेज इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तो सपोज यहाँ पर ये कोई प्लेन सरफेस है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस ड्राइव करेंगे। अब एक प्लेन सरफेस है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। तो सपोज एक मीडियम यहाँ पर इधर है और एक मीडियम यहाँ पर इधर है। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इस मीडियम में रखा हो, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इस मीडियम में रखा हो। लेट अस पुट ऑब्जेक्ट इन दिस मीडियम। ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस मीडियम में यहाँ पर रखा हुआ है, और एक बार को मैं मान लेता हूँ कि चलिए ये डेंस मीडियम है और यहाँ पे रेयर मीडियम है। तो इसमें ज़्यादातर जो हमें पढ़ना है इन चैप्टर्स में, जिनसे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जनरली हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है जिसके बारे में, वो है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखा जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उसकी आई सपोज कुछ इस तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़े बड़े स्केल पे फॉर्म किया गया, ऑब्वियस सी बात है, जिससे डायग्राम में थोड़ी क्लैरिटी आए। अब याद कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो भी आई है, जो भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर या हम कब देख पाते हैं? तो अगर कहीं से रेज हमारी तरफ आती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो सीधे रेज इसके पास में आ रही होंगी। अगर बीच में ये मीडियम का चक्कर नहीं होता तो सीधे रेज इसके पास पहुँच जाती है और ये इसको देख लेता। लेकिन अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इसके पास चल कर के पहुँचेंगे, उनको बीच में इसका सामना करना पड़ेगा, यहाँ से उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके पास जो रेज पहुँचेंगी उनसे ये देखेगा, और जहाँ पर भी उन रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको ये बोलेगा कि ये वहाँ से रेज आ रही हैं, वो इसके लिए इमेज होंगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका रे डायग्राम बनाऊँ, तो एक तो आप सीधे नॉर्मल इंसिडेंस करा सकते हो, ठीक है, और एक इसके आसपास में कुछ इस तरीके से ये जो रेज हैं, ये रेज इसकी आई में जा रही हैं, और ये कुछ जब आप इसको ऐसे बढ़ाओगे तो वो यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई देंगे। अभी बाद में से क्लियर डायग्राम बना लेंगे। तो सपोज़ वो यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ये बोलेगा कि यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, वो जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर है। लेकिन जो रे इस तरीके से जा रही है उसका क्या ये रे जो है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसके लिए किसी काम की है क्या ये? तो ऑब्वियस है कि ये बहुत दूर बना रखी है मैंने, और ये जो रे है वो इसके किसी काम की नहीं है। तो रेज़ वही काम की होंगी जो कि इसके आइज़ में जाएंगी। उन रेज़ का, इन रिफ्रैक्टेड रेज़ का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ पर इमेज मिलेगी।
अब जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ कहीं पर है, तो इस ऑब्जर्वर को अगर देखना है, इस ऑब्जेक्ट को, इसके इमेज को देखना है, तो ऑब्वियस है कि जो रेज इसकी आइज़ में जाएंगी उनसे ही वो उस चीज़ को देख पाएगा। तो अगर मेरे को इसके लिए रे डायग्राम बना के दिखाना है, तो इसके लिए रे डायग्राम फिर कुछ इस तरीके से हमें बनाना होगा कि इसके आइज़ के आसपास जो रेज जा रही होंगी उनसे ये इसको देख पा रहा होगा, कुछ इस तरीके की। और इसमें अगर आप इनको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करो, क्योंकि इधर तो मिलेंगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इधर तो ये थोड़ी फैलती चली जाएंगी, इनको पीछे की तरफ अगर आप एक्सटेंड करो तो ये यहाँ कहीं पे मिलती हैं। और एक मैसेज में और मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखेंगे। ये ऑब्जर्वर कुछ यहाँ कहीं इमेज देख रहा है इसकी, ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ कहीं पे इमेज देख रहा है इसकी। तो कहाँ पर ये ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे इसकी इमेज देखते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए यहाँ पे कि प्लेन मिरर ही बस एक ऐसा है, प्लेन मिरर स्टार्टिंग में हमने किया था, प्लेन मिरर एक सिंगल इमेज बनाता है, चाहे कोई भी देखे उसको, वो इमेज अपनी सिंगल बनाएगा। यहाँ पर ये अगर ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये इसकी इमेज बनाएगा यहाँ पर। अब इसको कोई देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है वो इसकी टेंशन नहीं है। इसको जब इसके देख पाने के लिए इसके फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। ये इस तरीके का इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये हमने देखा हुआ है पहले भी। इस फील्ड ऑफ व्यू में अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो देखेगा इसको, लेकिन इमेज के जो लोकेशन है, साइज़ है, जो भी है, पोजिशन है, वो चेंज नहीं होने वाली है ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा एक ही इमेज बनाता है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही इमेज उसकी, और उसका फिक्स है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। प्लेन मिरर के अलावा बाकी जो भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं पहले या पढ़ने वाले हैं, वो सभी डिफरेंट, एक से ज़्यादा इमेजेस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए, वो डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। जैसे स्फेरिकल मिरर जब हमने पढ़ा था, तो स्फेरिकल मिरर में हमने एक कंडीशन लगाई थी, जो भी फॉर्मूलेज डराइव किए थे, फिर बाद में कंडीशंस लगाई थी कि पैरेक्सियल रेज के लिए कर रहे हैं सब कुछ। जो भी फॉर्मूलेज डराइव कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, पैरेक्सियल रेज के लिए कर रहे थे। अगर मार्जिनल रेज हो रही थी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग जगह पर भी आ रहा था। तो स्फेरिकल मिरर में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से उसकी डिफरेंट तरीके की इमेजेस बन सकती हैं। यहाँ पर प्लेन मिरर सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, उसको अलग अलग तरीके की अलग अलग लोकेशन पे इमेज यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो केसेस हम लोग लेंगे वो केसेस यही वाले होंगे जिसमें बिल्कुल सीधा ये ऊपर से देख रहा है, और सीधा ऊपर से इस तरीके से देखने को बोला जाता है कि वो किस तरीके के रेज के थ्रू देख रहा है। ऐसे रेज जो कि नॉर्मल इंसिडेंस के आसपास है, यानी कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल व्यूइंग, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बहुत ही कम होंगे, 1 2 3 4 डिग्री इस तरीके के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे। तो इसके बाद में मैं आगे यहाँ पर जो केसेस हम पढ़ने वाले हैं मोस्टली उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ इसमें। तो इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर नियर नॉर्मल व्यूइंग। जो भी हमारा ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से यहाँ पे देख रहा है, नियर नॉर्मल व्यूइंग या नियर नॉर्मल इंसिडेंस के थ्रू देख रहा है। तो इसी के लिए हमें फॉर्मूलेज वगैरह याद रखने हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं पे बनेंगे। अगर इनसे डिफरेंट कुछ सिचुएशन है, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो हमें जो भी बेसिक है उस बेसिक का यूज़ करते हुए ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके इमेज पता करनी होगी। तो मैं इन केसेस के लिए आगे के डेरिवेशंस देख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूले के। तो सपोज़ यहाँ पर ये एक प्लेन सरफेस जो कि यहाँ पे दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, और अभी मैं फ़िलहाल यही एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा डेंस मीडियम है और यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, क्योंकि रे डायग्राम बनाने के लिए ये हमें आइडिया होना चाहिए कि डेंस और रेयर कौन सा है। और ऑब्जेक्ट सपोज़ डेंस मीडियम में कुछ यहाँ कहीं पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जर्वर है, जैसे अभी मैंने कहा वो ऑब्जर्वर, ये जो नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइन है, नियर नॉर्मल व्यूइंग के थ्रू यहाँ पर ऑब्जर्वर देख रहा है। जस्ट यहाँ पे खड़ा होकर जस्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नीचे ही देख रहा है, यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट नीचे देख रहा है ये। तो यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर की आइज़ में जो भी यहाँ पे रेज जाएंगी ऑब्वियस है उसके थ्रू वो उसको देख पाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाएंगे वो जस्ट इस छोटे से विसिनिटी में बनाएंगे।
लेकिन ऑब्वियस है क्योंकि डायग्राम की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज़ क्योंकि मैंने अभी जो ऊपर डायग्राम बनाया तो उससे हम कोई कैलकुलेशन करने लायक नहीं रहेंगे। तो उससे हमें बस हमने बता दिया कि हाँ ये इस रीजन के अंदर जो भी रेज होंगी उन रेज के थ्रू यहाँ पर ही देख पा रहा है। जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे तो वो रेज इसके आइज़ में नहीं जाएंगी, और उसके साथ साथ इस तरीके का जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए इमेज की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसमें मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए थोड़ा दूर तक जा रहा हूँ इसमें। तो एक रे तो यही हो जाएगी नियर, जो नॉर्मल इंसिडेंस वाली है, यही इंसिडेंट रे भी होगी और यही रिफ्रैक्टेड रे भी होगी। और जैसे मैंने कहा कि डायग्राम क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा दूर तक जा रहा हूँ इसमें आगे, तो ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो आपके पास में दो रिफ्रैक्टेड रेज आ चुकी हैं, एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है और एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है। ऑब्वियस है कि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे फैलती चली जा रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ तो कहीं मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ कहीं मिलने वाले नहीं है, तो इनको मिलाने के लिए बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बैकवर्ड मैंने एक्सटेंड किया इनको, और इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया जिसको हम बोलते हैं इमेज। और इमेज जो बन रही है वो अब थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ गई है, यानी कि सरफेस के नज़दीक आ गई है। और जब हम वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या बकेट का जो बॉटम होता है उसको देखते हैं, अगर वो वाटर से फिल रहता है तो हमें दिखता है कि वो जो बॉटम है वो बॉटम थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर वो रे डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। तो अगेन मैं ये बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जो रे है मैंने थोड़ी दूर बनाई है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बिल्कुल इसके नज़दीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह जो भी हैं वो बहुत ही जीरो के आसपास है, यानी कि बहुत ही स्मॉल है। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर इमेज बन रही है। तो एक सपोज़ हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल कितनी डिस्टेंस पे था इस इंटरफेस से, तो इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सपोज़ डी है, और जो इमेज बन रही है वो सपोज़ डी डैश डिस्टेंस से बन रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, जो कि काफ़ी स्मॉल है, और आई स्मॉल है तो उसके साथ साथ आर भी काफ़ी स्मॉल होगा यहाँ पे। तो ये हो गए आई और यहाँ पे आर। अगर ये एंगल आई है तो आगे की कैलकुलेशन के लिए ये एंगल भी आई हो जाएगा, और अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे आर हो जाएगा इसमें। सपोज़ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए और ये पॉइंट बी, ए और बी बहुत ही आपस में नज़दीक पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद में कुछ भी कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो स्नेल्स लॉ तो डेफिनेटली पिक्चर में आएगा ही आएगा यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो मैं यहाँ पे इसको एन आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एन आई का मतलब वो मीडियम जिसमें रेज इंसिडेंट हो रही हैं, और इसको मैं एन आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में जा रही हैं, इंसिडेंट रे इस मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में है। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज का जिसमें है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जिसमें इंसिडेंट रेज हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एन आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो दिस इज एन आई साइन आई, दिस इज इक्वल टू एन आर साइन आर। ऑब्वियस आगे कैलकुलेशन के लिए मेरे को साइन आर की वैल्यू चाहिए होगी, और आई और आर काफ़ी स्मॉल है। आप यहाँ से टेन आई निकाल सकते हो, टेन आई इज इक्वल टू दिस ए बी डिवाइडेड बाई डी, टेन आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी डैश। और क्योंकि आई और आर स्मॉल है तो टेन आई साइन आई सब इक्वल होंगे, तो टेन आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो दिस विल बी ए बी डिवाइड बाई डी टेन आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो दिस विल बी ए बी डिवाइडेड बाई दी डी डैश। और टेन आई इज़ नियरली इक्वल टू साइन आई, टेन आर इज़ नियरली इक्वल टू साइन आर। तो साइन आई साइन आर की यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ मेरे पास में आ चुकी हैं, उनको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एन आई ए बी बाई डी, एन आर ए बी बाई डी डैश। तो यहाँ से आप डी डैश ऑब्टेन कर सकते हो, डी डैश विल बी एन आर अपॉन एन आई इंटू डी। तो हमारे पास में ये रिज़ल्ट आ गया है। इस रिज़ल्ट को याद रखने के अपने कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई डायरेक्टली इस फॉर्म में याद रख लेता है कि डी डैश इज़ इक्वल टू ये जो रिफ्रैक्टेड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ इस तरीके से याद रखते हैं। कुछ इसको याद रखने का ये तरीका निकालते हैं, डी अपॉन एन आई और एन आर को नीचे ले जाते हैं। और जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन रिलेटिव। तो इसको मैं एन रिलेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब एन रिलेटिव का मीनिंग यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा एक तरीके से, तो एन रिलेटिव
इट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहाँ पर ये है, तो नीचे एक तरीके से ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NI। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, ठीक है, एक तरीका यहाँ पर ये हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डी डैश दिस इज इक्वल टू, डी डैश यहाँ पर क्या है, डी डैश इज इमेज डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, फ्रॉम इंटरफेस, डी भी कहाँ से लिया गया, इंटरफेस, तो डी डैश इज इक्वल टू डी। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है तो उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आई से आर में जा रही है, यानी कि NI से NR में जा रही है, तो डी डिवाइडेड बाय कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से भी एक तरीका है यहाँ पर इसको याद रखने का। और बाद में जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे, अभी हम प्लेन सरफेस से देख रहे हैं, बाद में स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर भी जो फार्मूले आएंगे उन फार्मूले को मॉडिफाई अगर किया जाए तो उनसे भी ये आंसर हम ला पाएंगे, वो बाद में हम देखेंगे। वहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट किया जाता है वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो NI/D एक तरीका ये हो सकता है इसको याद करने का, NI/D माइनस NR/D डैश, या फिर आप इक्वलिटी भी लगा सकते हो, तो NI/D दिस इज इक्वल टू NR/D डैश। तो NI इंसिडेंट मीडियम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके का आ रहा है यहाँ पे। इसमें आप साइन कन्वेंशन भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वैसे कोई खास ज़रूरत होती ही नहीं साइन कन्वेंशंस की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दोनों हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज सरफेस के एक साइड में ही है, तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन अगर आप लगाते हो तो या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस हमेशा यहीं से मेजर की जा रही हैं, जैसे एक तरीके से यही पोल टाइप का ही हो गया इसका, तो या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हमेशा इसी तरीके का रिलेशन आ रहा है कि ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। कहने का मतलब है कि दोनों सरफेस के एक साइड में लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग साइड में यहाँ पे लाई नहीं कर सकते हैं, दोनों सरफेस के एक साइड में यहाँ पे लाई करेंगे। ये जो डी डैश है, इस डी डैश को डी एपरेंट भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डी एपरेंट। डी एपरेंट का मतलब है कि एक तरीके से ये एपरेंट डिस्टेंस है। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम इंटरफेस। जो ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर क्या आ रहा है, उसमें सभी डिस्टेंसेस जो हैं वो इंटरफेस से हैं। डेंस से रेयर में अगर लाइट यहाँ पे जा रही है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज का डिस्टेंस इस इंटरफेस से यहाँ पर कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब इसमें कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि डेंस से रेयर के लिए वो फॉर्मूला आया था, अब रेयर से अगर डेंस में लाइट जा रही होगी या फिर ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में रखा होगा तो फिर कुछ अलग फार्मूला आएगा। तो एक बार मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद में फिर हम जनरलाइज्ड वे में फार्मूले को याद रख लेंगे। तो लेट अस डू दिस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज रेयर मीडियम में रखा हुआ है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो डेंस मीडियम में है और वो इसको देखना चाह रहा है यहाँ पर, लेकिन बीच में यहाँ पर ये बाउंड्री आ रही है। तो अगेन वही तरीका, और ये ध्यान रखिए हमेशा नॉर्मल व्यूइंग के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल इंसिडेंस, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये इंसिडेंट रे भी है और उसी के साथ साथ ये रिफ्रैक्टेड रे भी है। फिर यहाँ से तो ऑब्जर्वर हमारा तो यहीं पर है, इसकी आई में तो वही रेस जाएंगे जो कि बिल्कुल इस पॉइंट के आसपास में होंगी, लेकिन डायग्राम की क्लैरिटी कैलकुलेशन के लिए कुछ इसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आया और क्योंकि डेंस मीडियम है तो फिर ये ऐसे बेंड हो जाएगा, और ऐसे बेंड हो जाएगा तो जो आप अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियस है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो आपको इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर इसमें। तो इसको जो आप पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो यहाँ कहीं पे मिल जाएगा और यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो यही इसकी इमेज भी हो जाएगी। अगेन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैलकुलेशन ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल अगर आई है तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा आर। अगेन वही ए बी आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर लो, और ये जो डिस्टेंस है अब के बार आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो थोड़ी दूर पहुँच गई है, तो इमेज थोड़ी दूर पहुँच गई है। अगर ये उधर की तरफ बेंड होता तो यहाँ जाकर के हिट कर जाता है, ये यहाँ पे हिट करता तो फिर इमेज नज़दीक आ जाती, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है
वो सरफेस से दूर हो गई अब के बार इसमें। तो डी डेस के कैलकुलेशन के लिए अगेन वही सारा मेथड यहाँ पर भी लगेगा। आप देख सकते हो कि वही 10r साइन 10i आ जाएगा यहाँ पे AB/d। फिर 10r अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 10r विल बी AB/d डैश। ठीक है, इन ट्राइंगल से मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ इसको। 10i जो होगा वही साइन i होगा और यही साइन r होगा। फिर आप इसमें रिफ्रैक्शन के अपने जो लॉज हैं स्नेल्स लॉ उसको अप्लाई करोगे तो ni साइन i दिस इज़ इक्वल टू nr साइन r। और इनके जब वैल्यूज़ आप रखोगे तो यू विल फाइंड कि ए बी कैंसिल हो रहा है और वही आंसर मिल रहा है ni/d nr/d डैश एंड दिस d डैश इज इक्वल टू nr/ni इंटू d। ठीक है, याद करने के वही सारे तरीके। कहाँ से कहाँ रेज जा रही है, तो ऑब्वियसली कि रेज हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगी, इंसिडेंट मीडियम से रिफ्रैक्टेड मीडियम में जाएंगे तो ni/nr। तो ni/nr इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अब के बार बस यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो डिफरेंस यही है कि अब के बार इमेज जो है वो सरफेस से दूर हो गई है। और जो पिछला केस हमने लिया था जब डेंस में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था तो इमेज जो है सरफेस के नज़दीक आ गई थी। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन फार्मूले के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, फार्मूला उसी तरीके का है। तो मैं इस फार्मूले को जनरलाइज्ड वे में लिख लेता हूँ कि डी अपरेंट या डी डैश जो भी है वो डी एक्चुअल, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए ये डिस्टेंसेस जो भी आपका इंटरफेस है वहाँ से डिस्टेंसेस लिए जा रहे हैं। डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव, और एन रिलेटिव यहाँ पे क्या आ रहा है ni/nr। इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टेड रे जिसमें चली जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर एन रिलेटिव का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर्स मीडियम, जो हमने पहले वहाँ पर लिखा था। तो ये फार्मूला हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, चाहे वो रेयर मीडियम में रखा हो या फिर वो डेंस मीडियम में हमने रखा हो। यहाँ पे कई बार इन सिचुएशंस में एक टर्म डिफाइन करते हैं शिफ्ट। अब जैसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे था, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। मैं सिचुएशंस के बार वापस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमने पहला सिचुएशन लिया था कि ये डेंस और ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा है और उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस थी वो डी डिस्टेंस थी, और उसके बाद में रिफ्रैक्शन होने के बाद में इसके जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे बन रही है और ये डी डे से बन रही है। तो ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जर्वर को यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उसके ओरिजिनल लोकेशन से शिफ्ट होकर के नज़र आ रहा है। तो ये जो गैप है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये गैप हो गया शिफ्ट यहाँ पे। तो शिफ्ट को जनरली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस माइनस अपरेंट डिस्टेंस। और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो डी है और जो अपरेंट डिस्टेंस है वो डी डैश है या डी अपरेंट है। और डी डैश का जो आंसर हमारे पास में आता है वो होता है d/n रिलेटिव 1 - 1/n रिलेटिव। अब इसमें ये लग सकता है कि यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो इस सिचुएशन में ये शिफ्ट हो गया और इसमें आपका डी डैश ज़्यादा है और डी कम है, तो डी डैश माइनस डी होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता तो यहाँ पे डिफाइन करता तो डी डैश माइनस डी आना चाहिए था, और यहाँ पे जब डिफाइन कर रहा हूँ तो वो डी माइनस डी डैश कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो अगेन यहाँ पर जब भी हम ऑप्टिक्स में फॉर्मूलेज वगैरह निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो हर एक सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए विद सम कन्वेंशंस। अगर वो हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे तो हमें बार बार ये सारी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, माइंड में रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो ये बहुत एक टीडियस वर्क हो जाएगा बार बार इन चीज़ों को माइंड में लेकर के आना। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन हम लोग ये बना लेते हैं कि हमेशा हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, भले हमें डेटा कुछ भी दिया हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, वी विल ऑलवेज यूज़ दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन हो गई यहाँ पे तो जो हमारा आंसर है फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डी डैश ज़्यादा है और डी कम है। वहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ी ऊपर खिसक गई है, उसमें दूर खिसक गई है सरफेस से। तो हमारा कन्वेंशन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हमने कैलकुलेट किया और शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव शिफ्ट ये बताता है कि सरफेस की तरफ यहाँ पर, सरफेस की तरफ यहाँ पर जो इमेज है वो शिफ्ट होकर के बनी है। अगर शिफ्ट नेगेटिव आता है तो इसका एक मतलब आप यहाँ पे क्या निकालोगे कि जो यहाँ पर इसमें शिफ्टिंग हुई है वो शिफ्टिंग किधर की तरफ हुई है, सरफेस से अभी हुई है। यहाँ पे इसमें जो शिफ्टिंग हुई है वो शिफ्टिंग कैसे हुई है, सरफेस के
तरफ हुई है। एक तो ये नज़रिया होगा बोलने का। दूसरा नज़रिया यहाँ पे शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव आने पे आप क्या बोल सकते हो कि आपके इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, इस तरीके से इधर की तरफ इंसिडेंट रेज जा रही हैं और शिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पे, लेकिन शिफ्ट जो है उसके अवे यहाँ पर हो रहा है। तो शिफ्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का कन्वेंशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव देन it is along the direction of incident rays. It is along the direction of incident rays. और इसका जस्ट उल्टा है कि अगर नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीख लिया है। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि इमेज कहाँ पर बनती है, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला, चाहे ऑब्जेक्ट डेंस में रखा हो चाहे रेयर में रखा हो, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हमें डिस्टेंस कहाँ से देगा, तो इंटरफेस से डिस्टेंस देगा। और उसके साथ साथ किस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लीकेबल है, तो ओनली फॉर, दिस इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर नॉर्मल विंग। किन रेज के थ्रू देख रहा है, तो ऐसे रेज के थ्रू देख रहा है ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरीके के रेज जो कि नॉर्मल इंसिडेंस या नॉर्मल इंसिडेंस के आसपास हैं, उन रेज का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये इसको व्यू कर रहा है, देख रहा है, उसी से ये आंसर आ रहा है। अगर हम कुछ और यहाँ पर कहीं और खड़े होंगे, थोड़ा दूर खड़े होंगे यहाँ कहीं पर, तो फिर उस केस में यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो अलग जगह पे दिखाई देगी इस तरीके के ऑब्जर्वर को। तो उसके लिए, ऐसे ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर फ़िलहाल मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक लिंक यहाँ पे दे दूँगा, एक इरोडोव का एक क्वेश्चन है जिसमें इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया, तो वो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बना रखा है, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा कि अगर ऑब्जर्वर इस तरीके का है तो उसे इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, कितनी हाइट पे, कितने डेप्थ पे दिखाई देगी, अपरेंट डेप्थ क्या होगा, और कैसे सॉल्व करेंगे, वो जो सॉल्यूशन है उसका मैं लिंक इस वीडियो के साथ दे दूँगा।